में से आए थे बिकॉज यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है अकॉर्डिंग टू स्टडीज। 3 साल हो गए और यहाँ हॉस्टल में 3 साल से मैं यही हॉस्टल में ही रह रहा हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए कोटा इसलिए चुना कि मैंने कोटा के बारे में बहुत सुना था। कोटा का एक पूरा राउंड लगाया, देखा कैसा रहेगा मेरे बेटे के लिए। उसका इंटरेस्ट था जेईई के लिए। यहाँ पर आकर बच्चे का माइंडसेट मतलब बहुत चेंज होता है, और क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो इस पूरी सिचुएशन को कैसे लें। 1 साल से ज्यादा हो चुका है यहाँ पे। मैं आईआईटी की तैयारी करने आई हूँ। The environment Kota gives is very different from all the। अगर हम घर में सिर्फ रह के पढ़ाई करते तो ऐसे नहीं हो पाती जैसे यहाँ पे रह के फोकस नहीं होता। तो याद रखिएगा कि प्लान बी कई बार प्लान ए से बेहतर होता है। 1 हफ्ते नहीं जाना, बैकलॉग बहुत बढ़ जाते हैं तो उसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी जाती भी होती है बच्चों को। वो कहते नहीं, हमारे सर ने कहा 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं सोना। हफ्ते भर कोई लड़के ने कोचिंग मिस की है तो फिर वो ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, क्योंकि वो सिलेबस कवर नहीं कर पाता है। खुद ही समझ नहीं आ रहा है ऐसे बच्चे कर क्यों रही। अरे नहीं पढ़ना तो घर चले जाओ ना, माँ बाप घर से थोड़ी ना निकालते हैं क्या। वो लोग किसी चीज में जैसे घर की लाइट फिटिंग है ना, उसने की हुई क्योंकि वो पैसे सीखने में नहीं गया। कोई काम ऐसा नहीं, खेती बाड़ी से लेकर सारा काम कर ले। इतना समझदार था, फिर उसने ऐसा कैसे कर लिया समझ नहीं आया। कहने अब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी बच्चों की बात में नहीं माननी चाहिए। हम उसकी बात नहीं मानते तो आज ये नहीं होता। कोचिंग करी हमारे देश में 1 साल में 13,000 स्टूडेंट्स खुदकुशी करते हैं, औसतन रोजाना 35, और इससे कई गुना ज्यादा के जहन में ख्याल आता है खुदकुशी करने का। वैसे हमारे देश में जब भी स्टूडेंट सुसाइड का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम आता है एजुकेशन कैपिटल कोटा का, और इसीलिए न्यूज नेशन की टीम इस वक्त आ पहुंची है एजुकेशन कैपिटल कोटा, जहां सुसाइड से जुड़े तमाम पहलुओं को ग्राउंड जीरो से हम पड़ताल करेंगे, कवर करेंगे। कोटा राजस्थान का एक ऐसा शहर जिसकी पहचान पिछले 15-20 साल में पूरी की पूरी बदल गई। पूरा देश इस कोटा को कामयाबी की गारंटी मानता है। डॉक्टर बनना है या इंजीनियर या फिर स्टेट लेवल की कोई कठिन परीक्षा, कामयाबी का मंत्र हासिल करना है, कामयाब होना है, तो कोटा ही सबसे बेहतर विकल्प है। कोटा को राजस्थान का सबसे चमचमाता शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शायद देश का एक इकलौता शहर है जहां परमाणु बिजली संयंत्र भी है, तो कोयले से बिजली पैदा होती है, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। ये शहर गैस आधारित बिजली से भी जगमगाता है और सोलर पावर से भी चमकता है। समय बदला, वक्त बदला, और वक्त के साथ कोटा भी बदल गया। कोटा की नई पहचान बनी। देखते ही देखते कोटा देश का एजुकेशन कैपिटल बन गया। आईआईटी मेडिकल के कोचिंग सेंटर का सबसे बड़ा हब बन गया। हर साल 2 लाख से ज्यादा बच्चे कोटा आते हैं, आईआईटी मेडिकल की तैयारी करते हैं। सफलता इनके कदम चूमती है। इंजीनियरिंग हो या फिर मेडिकल, टॉप 10, टॉप 20 या फिर टॉप 50, हर दूसरा, तीसरा, 5वां बच्चा कोटा से होता है। लेकिन कामयाबी के इन आंकड़ों में एक छोटी सी संख्या ऐसी भी है जो हमें, आपको, समाज को और सबसे बढ़कर देश के एजुकेशन सिस्टम को सोचने के लिए मजबूर करती है। ऐसा हो गया कि आईआईटी बन गया तो खुदा बन गया देश का। ये सिस्टम जो बन गया है, समय के साथ बन जाता है, कई बार गलती भी होती है, सुधारने के वक्त आता है। किसी कोई अपनी फ्रेंड है, उसका मार्क्स हमसे ज्यादा दे तो फिर वो भी लगता है कि अपने को भी लाना है ज्यादा। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखते हुए कोटा आने का डिसीजन लेना चाहिए। हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं ये। हमें ऐसा फील होता है कि हम अकेले हैं, कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आईआईटी और नीट के अलावा भी दुनिया है। यहाँ मॉक टेस्ट होते हैं हर महीने, और उनमें कभी कभी नंबर अगर लगातार कम आते जाते हैं
तो निराश हो जाते हैं बच्चे और उसमें लगता है कि हम कुछ है ही नहीं, कुछ आता ही नहीं है, क्या फ़ायदा पढ़ने लिखने का। पढ़ाई छोड़ देते हैं और फिर जब ऐसे ऐसे धीरे धीरे बैकलॉग बढ़ता जाता है तो फिर कोई उल्टा सीधा कदम ऐसे उठा ले। सुसाइड्स पे तो पीपल लाइक जो यहाँ पे अकेले रहते हैं और जो मेनली ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, जो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, जो हेल्प नहीं मांगते, उनके लिए ज्यादा सुसाइड एक प्रॉब्लम है। कभी कभी बच्चों की बात में नहीं माननी चाहिए, हम उसकी बात नहीं मानते तो आज ये नहीं होता। फिर उसने ऐसा क्यों किया? दरअसल कोटा में जब कोई बच्चा हारता है तो वो पूरे सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वो अपने कोटे का हर काम पूरा करता है, 24 घंटे किताब में खोया रहता है, एक एक सॉल्यूशन के पीछे घंटों दिमाग खपाता है और सालों के कठिन परिश्रम के बाद देश का एक जीनियस तैयार होता है। लेकिन उसके करियर का फैसला महज कुछ घंटों में होता है। जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होता तब वो कितना हताश होता है, कितना निराश होता है। इसे समझने के लिए हम कोटा के वैष्णव बैरागी समाज भवन छात्रावास पहुंचे। इस छात्रावास में ये मेहुल वैष्णव का कमरा है। इसी कमरे में मेहुल ने 26 जून को पंखे से लटक कर जान दी। पढ़ाई में बहुत ही तेज तर्रार था। हमने उसको कभी ये भी नहीं, अपने इलाके के टॉपर्स में से था, लेकिन इस साल 26 जून की रात उसने कमरे के पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया। पिछले साल में वो टॉप 11 बच्चों में आ रहा था। मेहुल वैष्णव एक सामान्य परिवार का बच्चा था। उसके सपने बड़े थे। कैसे ना बेचती उसको? सपनों को ही साकार करने के लिए कोटा आया था। वैष्णव समाज के हॉस्टल में करीब 4 महीने से रह रहा था, लेकिन आखिर इन 4 महीनों में ही ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर मेहुल टेंशन में था? क्या मेहुल को कोई बात परेशान किए जा रही थी? इन सवालों की तलाश में हम दूसरे कमरों की ओर बढ़े, लेकिन ज्यादातर कमरे खाली थे। फिर भी हमें कुछ ऐसे छात्र मिल ही गए जो मेहुल को जानते थे, मेहुल के साथ कमरा शेयर कर चुके थे। हाँ, मेहुल जो शुरू में मैं आया था 28 अगस्त को आया था यहाँ पे, जब 2 दिन तक मेरे साथ रहा था रूम नंबर 4 में। दोनों ने 2 दिन तक रहा था, मैंने 2:30 बजे तक दोनों ने साथ में पढ़ाई की। फिर जिसके बाद उसकी मम्मी ने उसको एक प्राइवेट हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया था। फिर जिसके बाद 1 साल तक वहाँ रहा, वो 11th में की उसने। फिर 12th में फिर यहाँ आया, जब भी मेरे साथ ही था वो। 1 महीने भर मेरे साथ रहा, महीने तो नहीं 15-20 दिन। फिर जिसके बाद मैंने रूम चेंज कर दिया था। हाँ, मुलाकात होती थी पर कभी कभार। ये है कि वो उस वक्त बोलते थे तो जिसके बाद ही बात करता था वो। तो यानी कि खुद आके फोन हुए क्या हो रहा, कुछ नहीं, तो ऐसी बात नहीं की उसने। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि घर से बाहर निकलने वाले इन किशोर बच्चों को हर स्तर पर संघर्ष करना पड़ता है। घर वाले बोलते हैं कि ध्यान रखा कर, तू डिप्रेशन में मत रहा कर, बहुत सुसाइड हो रहे हैं। एक अनजान सोसाइटी में एडजस्ट करने का संघर्ष इसमें सबसे ऊपर होता है। जिस सोसाइटी में टीचर होते हैं, कंप्यूटर स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं और फ्यूचर का टेंशन होता है। मेहुल भी उन्हीं में से एक था जिसके साथ पवन ने कभी रूम शेयर किया। ऐसी कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, मेरे को घर वालों ने भी कुछ प्रेशर नहीं दिया। ये खुद पवन भी राजस्थान के जालौर जिले के रहने वाले सामान्य घर परिवार से हैं और घर से दूर कोटा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। घर में बड़ी बहन है, छोटा भाई है, पिता के पास 4 बीघे जमीन है। इसी से जो कमाई होती है, उसी कमाई से बेटे के अच्छे भविष्य के लिए पैसे भेजते हैं। जमीन तो हमारे कुछ ज्यादा है नहीं, 3-4 बीघा ही है, पिता नहीं बेच पाता। पापा इधर उधर से जमीन का जो लेते हैं ना, वैसे लेके रख के फिर करते हैं खेती। पवन के रूममेट रहे मेहुल ने 26 जून को सुसाइड किया था, जो 15 दिन पहले ही अपने घर उदयपुर से लौटा। सुसाइड करने से 8 दिन पहले तो यहाँ आया था। पवन के मुताबिक घर से वापस लौटने के बाद से ही मेहुल काफी बेचैन था। कोचिंग जाना बंद कर दिया और कुछ धंधा हमारे घर का है, किसी से भी बात नहीं करता था। कुछ पूछो तो ज्यादा बोलता नहीं था, छोटे में जवाब देकर आगे निकल जाता था। तो डिप्रेशन में रहता था वो दिन भर। और एक वो क्या है कि प्रैक्टिकल जो आदमी रहता है ना, उस टाइप का आदमी था वो।
हर चीज को प्रैक्टिकल करता था। जैसे अभी कुछ उसको बोलते थे तो उनके ये चीज करके दिखाऊंगा यार। मेहुल मेडिकल की तैयारी कर रहा था, वैष्णव हॉस्टल में अकेले रह रहा था। इसका जवाब जानना बेहद जरूरी था। मेहुल ने सुसाइड क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या थी? ये प्रश्न सिर्फ मेहुल से जुड़ा हुआ नहीं है या फिर किसी एक बच्चे के सुसाइड की केस स्टडी मात्र नहीं है। मेहुल ने जिन परिस्थितियों में सुसाइड किया उसे देश के हर नागरिक के लिए समझना बेहद जरूरी है और नागरिकों से भी ज्यादा उस अधिकारी वर्ग के लिए समझना जरूरी है जो एजुकेशन को लेकर पॉलिसी बनाते हैं, देश का भविष्य कहे जाने वाले स्टूडेंट्स के करियर का खाका खींचते हैं। लेकिन सिर्फ कोटा क्लासेस में ही तैयार होने वाले 1.5 लाख से ज्यादा जीनियस ब्रेन्स को वेस्ट हो जाने देते हैं। कोटा अपनी जिम्मेदारी तो निभा लेता है, लेकिन अफसर और पॉलिसीज की कमी मासूम बच्चों को ऐसे अवसाद की ओर ले जाती है जो तनाव कुछ बच्चे झेल नहीं पाते। हमारे देश में 90% आबादी की औसतन कमाई 25,000 रुपए महीना है। पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत दुनिया के कई देशों से काफी पीछे है। ऐसे में जब अपनी जमीन बेचकर, कर्जा लेकर या किसी भी तरीके से कोई माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कोटा में भेजता है तो बच्चा उस दबाव से खुद को ऊपर नहीं निकाल पाता। इस बीच कोटा पहुंचकर बच्चे के ऊपर पढ़ाई का दबाव बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है। ऐसे में 16-17 साल का कोटा में रह रहा अकेला बच्चा टूट जाता है। वैष्णव हॉस्टल में ही रहने वाले एक और छात्र विशाल वैरागी से हमारी मुलाकात हुई। विशाल करीब 3 साल से इस वैष्णव हॉस्टल में रह रहे हैं। मेहुल के साथ भी कुछ दिन हॉस्टल में रहे हैं। इन्हें मेहुल के बारे में जो कुछ भी याद है वो बस इतना कि वो टीनेज स्टूडेंट एडमिशन के इस महा मैराथन में शायद एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। मेहुल शुरू फर्स्ट में तो जब आया था तब वो अच्छे से, इतना तो पहले भी नहीं बोलता था वो फर्स्ट में भी, पर ठीक ठाक बोलता था। सुबह उठ भी जल्दी जाता था, कोचिंग जाता था रेगुलर। पर थोड़े धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया उसका यहाँ से मन ही नहीं लगता हॉस्टल में। ना तो वो सुबह उठता था, 7 बजे उठने की बोलो तो उठ जाता था, पर मुंह धो के वापिस सो जाता था। जब उसको बोलो कि तू उठा क्यों नहीं, तो क्या मेरी नींद ही नहीं उठी, ऐसा बोल के फिर रात में भी वो पहले तो 12 बजे के पहले सो जाता था। पर कुछ दिनों से मैंने भी देखा है 2-2 बजे तक छत पे घूमता रहता था वो। 7 बजे के आसपास मेरी बात हुई थी उससे, तब वो कमरे में शायद जाने क्या देख रहा था, फोन में मूवी वगैरह देख रहा था। तब मैंने बोला था कि यार तूने लाइट बंद क्यों कर रखी है इतनी जल्दी, 7 बजे कौन लाइट बंद करता है, हल्का सा अंधेरा था। उसने बोला कि मेरे तो बस ऐसे ही लाइट बंद कर रखी है बस। तो मैंने ठीक है भाई क्या हुआ। तो फिर उसके बाद मेरे को वो मिला था 9 साढ़े 9 बजे के आसपास रात को ही। मैंने पूछा था कहाँ जा रहा है, तो क्या पानी भरने। पानी भर के फिर रूम में चला गया, फिर उसने गेट लॉक कर दिया। उसके बाद इतनी बात हुई भी नहीं, क्योंकि इधर उधर रूम में कोई लड़का इतना जाता भी नहीं है, बस 1-2 बार पूछता है ठीक है, और वो इतना ज्यादा किसी से बोलता भी नहीं था इसलिए। पवन, विशाल और मेहुल में एक बात जो कॉमन है वो इनका पारिवारिक बैकग्राउंड, इनके परिवार की आर्थिक हालात। ऐसे में क्या घर से कोई दबाव होता है? अब आपको मेहुल के घर पर भी लेकर चलते हैं। मेहुल के इस घर में एंट्री करते ही उसके बचपन की तस्वीरें नजर आती हैं। परिवार का बड़ा बेटा था मेहुल, परिवार की उम्मीद का एक बड़ा सहारा था। खुद ही समझ नहीं आ रहा ये सब बच्चे कर क्यों रही। अरे नहीं पढ़ना तो घर चले जाओ ना, माँ बाप घर से थोड़ी ना निकालते हैं क्या। हम लोग किसी चीज में से घर की लाइट फिटिंग है ना उसने की हुई, क्योंकि वो पैसे इतने मिल गए। कोई काम ऐसा नहीं, खेती बाड़ी से लेके सारा काम कर ले, कोई काम ऐसा नहीं जो उसको नहीं आता हो। इतना समझदार था, फिर उसने ऐसा कैसे कर लिया समझ नहीं आता। अगर उसको कोई दिक्कत थी तो हमें बताता, हम तो सुनते ना उसको। जैसा उसने कहा हमने वैसा किया, जैसा मतलब उसके कहने पर हम मुझे ऐसा लगता है कभी कभी बच्चों की बात में नहीं माननी चाहिए। हम उसकी बात नहीं मानते तो आज ये नहीं होता। कोचिंग चेंज करी, बिल्डिंग चेंज करी, हॉस्टल चेंज किया, टाइमिंग चेंज करी, फिर उसने ऐसा क्यों किया। कैसे ना भेजती उसको, जैसा कहने में कोटा जैसी जगह से भले ही हर साल हजारों बच्चे कामयाबी की उड़ान भरते हों, लेकिन एक बच्चा भी जब ये जंग हारता है तो परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। हॉस्टल चेंज किया, टाइमिंग चेंज किया,
माता पिता के दिल पर जीवन भर एक बोझ रहता है कि आखिर उन्होंने गलती क्या की। क्या माता पिता ने अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य का सपना देखकर गलती की, या फिर देश के बच्चे अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखकर अपराध कर रहे थे? और अगर माता पिता या फिर खुद स्टूडेंट किसी ने भी अपराध नहीं किया तो फिर ऐसे सुसाइड के लिए जिम्मेदार कौन? बेटे की याद आते ही माँ का दर्द झलक पड़ता है। एक माँ खुद से ही सवाल करने लगती है कि आखिर अपने बेटे को कोटा भेजा ही क्यों? बुआ के इच्छा हो जाए, जरूरी नहीं वही रहे। उसकी जिद मानी ही क्यों? जो कहा सब क्यों किया? हॉस्टल बदला, कमरे बदले, जो भी चाहा सब दिया, फिर क्यों? हार्ट स्पेशलिस्ट बनना था उसको। हमारे परिवार में इतना सुंदर, इतना लंबा, इतना अच्छा लड़का, मतलब कभी किसी को जवाब भी नहीं देता, ना सामने बोलना कि कुछ भी नहीं। समझदार इतना था कि कभी हम सोच ही नहीं सकते कि ये ऐसा कर लेगा। और जबकि हम तो कभी बोलते नहीं उसको पढ़ने की, ना उसको पैसों की दिक्कत थी, ना हम कभी बोलते पढ़ने की। और मैं तो कहती थी मूवी देखने जा, घूमने जा, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा, लाइफ एंजॉय करो, जरूरी नहीं अपने पढ़ना। और हमारा तो ये था कि जैसे नीट की तैयारी करेगा तो कंप्यूटर और एसटीसी तो ऐसे पास हो जाएगा ना एक झटके में, उसको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। हम बड़े लेवल की तैयारी करते तो छोटी मोटी जब तो ऐसे लग जाती। और मेरा तो एसटीसी का था, मेडिकल लाइन मुझे तो पसंद ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती। तो उसे था कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर की किसी ने सोची भी नहीं, तो मैं उसको ये कहती थी तूने सोचा, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। तुम इतना सोचा तो सही, बाकी कोई तो सोचता भी नहीं है ना, तो हमारे लिए तो वही बड़ी बात थी। फिर उसने ऐसा क्यों किया? मेहुल 18 जून को घर आया था। नेक्स्ट संडे को टेस्ट है, ये बोलकर कोटा आ गया। जिस दिन सुसाइड किया उस दिन पिता से फोन पर बात भी की थी। माँ ने सुबह में कॉल किया था लेकिन उसने नहीं उठाया। पिता कहते हैं 9:30 बजे बात हुई थी। खुश था, कहीं से नहीं लगा आज आखिरी बार बेटे से बात कर रहा हूँ। मेरे को ऐसी फीलिंग आई नहीं। मैंने 9:30 बजे भी बात करी तो नॉर्मल बात ही हुई थी। हाँ पापा मैं खाना खा के आ गया हूँ, दाल रोटी भिंडी की सब्जी बनाई, ठीक है। बस डेली रूटीन में बात यही होती थी हमारा। तो वहाँ से डॉक्टर बन के भी तो निकल रहे, सुसाइड कर रहे बच्चे। तो 26 जून की रात को मेहुल ने सुसाइड किया। इसके अगले दिन परिवार को पता सोचेंगे ना अपन नेगेटिव तो सोचेंगे। काश बेटा एक बार बात कर लेता। माँ कहती है 1 महीने बाद खुद उसके पास जाकर कोटा रहने वाली थी। कह रहा था तुम आओगी तो हॉस्टल छोड़कर फ्लैट किराए पर ले लेना। बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना, टेंशन फ्री। और वो टेंशन लेता भी नहीं था, जैसे उसने 10th में एक बोल लेते कुछ भी कर। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा भी नहीं था वो नहीं पड़ेगा तो नहीं होगा, पर एक बार उसको कुछ दिक्कत थी तो मैं हमसे शेयर कर लेता तो। माँ बड़े गर्व से बताती है हम लोग तो यही सोचकर खुश थे, हमारे लिए तो यही बहुत था। हमारे बेटे ने डॉक्टर बनने का सोचा। हमने कभी उससे नहीं कहा तुम डॉक्टर बनो, लेकिन वो ऐसी जिंदगी से हार जाएगा इसकी कल्पना से भी मन कांप उठता है। कोटा के इस दर्द के बाद कोचिंग कैपिटल के गर्व की ओर आगे बढ़ते हैं और मूल प्रश्न पर लौटते हैं। सवाल ये कि देश की उम्मीदों का बोझ क्या कोटा पूरा कर सकता है? देश भर में नीट की कुल सीटें हैं तकरीबन 1 लाख, जिसके लिए देश भर में तकरीबन 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। इसी तरह IIT JEE की 17,000 सीटों के लिए 10 लाख बच्चे हर साल एग्जाम में बैठते हैं। मुमकिन ही नहीं कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उम्मीद और सपनों का बोझ कहीं ज्यादा है। उम्मीदों का बोझ कोटा से पहले कोटा पहुंचने वाले 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर पड़ता है। जो बच्चे पहली बार घर से बाहर निकलते हैं, परिवार से दूर होते हैं और उनमें से कुछ बच्चे ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में 2018 से हर साल 10,000 से ज्यादा छात्रों ने किसी न किसी वजह से जान दी। 2021 में यह आंकड़ा 13,000 के पार था, यानी देश में औसतन हर घंटे एक छात्र सुसाइड करता है। खासतौर पर कोटा में अगस्त में 4 छात्रों ने सुसाइड किया और इस साल अब तक 22 और बीते 10 साल में 175 से ज्यादा छात्र जान दे चुके हैं। तो आखिर में कोचिंग कैपिटल पर दाग लगने की वजह क्या है? हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं ये। अगर अपन IIT JEE की बात करें या नीट की बात करें, दोनों ही एग्जामिनेशन हाईली कॉम्पिटिटिव है और बेसिकली सारी कोचिंग्स इनके लिए तैयारी कराती हैं
तो एक हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। पहली बात, ये जो बच्चे आते हैं ना, वो अपने स्कूल्स के टॉपर होते हैं सारे के सारे पूरे देश के, और यहाँ आने के बाद उनके मालूम पड़ता है कि ये पीरियोडिक टेस्ट में बहुत कम स्कोर कर रहा है, तो बच्चा अचानक ही फील करता है कि यहाँ तो सारे ही टॉपर्स हैं। तो मेरा ये कहना है कि एग्जाम बहुत कॉम्पिटिटिव है, उसकी तैयारी बहुत कॉम्पिटिटिव है, और तैयारी कराने में कोचिंग्स भी एक बहुत स्टडीज सिर्फ 12th और 11th के स्टैंडर्ड की नहीं होती, एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड की नहीं होकर काफी हाई लेवल की पढ़ाई होती है। तो मेरा कहना है कि बच्चे कोप नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोचिंग की पढ़ाई को लेके कोई चीज है, क्योंकि स्टैंडर्ड एग्जाम का ही ऐसा है, एग्जाम इतना टफ है कि इसकी तैयारी भी उसी लेवल पे होती है, तो बच्चे कोप नहीं कर पाते। जो बच्चा कोप कर जाता है वो तो कोटा में सक्सेसफुली रह जाता है, जो कोप नहीं कर पाता, हाँ, यहाँ पर विचार करने की जरूरत है कि इन बच्चों के लिए जो कोचिंग सिस्टम है वो क्या कर सकता है। चंद्रशील ठाकुर क्राइम ब्रांच में एएसपी है, साथ में कोटा के स्टूडेंट सेल के हेड भी हैं। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। इनका मानना है कि बच्चों पर प्रेशर अपने घर से शुरू होता है। बच्चों के एप्टीट्यूड को लेके एक टेस्ट होना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी की टेस्ट होनी चाहिए कि बच्चा क्या बेहतर कर सकता है, उसके अंदर क्या पोटेंशियल है। हर बच्चे की पोटेंशियल अलग अलग है, उसको आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली उसको कोचिंग प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसको दूसरे करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, ऑप्शंस के बारे में बताया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स ये बात नहीं समझते, लेकिन ये भी सच है कि आगे निकलने की इस होड़ में कोई भी नहीं चाहता कि उनका बच्चा पीछे रह जाए। मैंने कोटा के बारे में बहुत सुना था। जयपुर में मेरे रिलेटिव्स हैं, ब्रदर इन लॉ, उनके साथ मैंने कोटा का एक पूरा राउंड लगाया, देखा कैसा रहेगा मेरे बेटे के लिए। उसका इंटरेस्ट था जेई के लिए। पूरा डिसीजन हमने बेटे के ऊपर छोड़ा, बेटा भी साथ में हम लाए थे। फिर उसने अग्री किया। कोटा सुना तो बहुत ही था कि वहां से देश विदेश के बच्चे आते हैं, बन के जाते हैं, पढ़ते हैं, इसीलिए कोटा चुना। उत्तर प्रदेश की निधि कौशिक इस वक्त दुबई में रहती है। अपने बेटे को कोटा में कोचिंग कराने के लिए एडमिशन कराया है। निधि की तरह उत्तराखंड के पंकज कंवर को भी कोटा पर भरोसा है। पढ़ाई के अलावा एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखते हुए कोटा आने का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। सिंपल सा पानी भी चेंज होता है तो बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो चीजें जो है बड़ा मैटर करती हैं बच्चों की सॉफ्ट साइकोलॉजी के लिए। यहाँ मॉक टेस्ट होते हैं हर महीने, और उनमें कभी कभी नंबर अगर लगातार कम आते जाते हैं तो निराश हो जाते हैं बच्चे, मतलब हम लोग काफी निराश हो जाते हैं, और उसमें लगता है कि हम कुछ है ही नहीं, कुछ आता ही नहीं है, क्या फायदा पढ़ने लिखने का, पढ़ाई छोड़ देते हैं। और फिर जब ऐसे ऐसे धीरे धीरे बैकलॉग बढ़ता जाता है तो फिर कोई उल्टा सीधा कदम ऐसे उठा ले। इन बच्चों की उम्र कम होती, दबाव ज्यादा, लिहाजा न्यूज नेशन ने इस प्रेशर के लेवल को समझने की कोशिश की। पहले तो यहाँ के बच्चे कुछ भी बोलने में हिचकते रहे, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो दिल का गुबार फूट पड़ा। फर्स्ट आवर में तो मेरे कोचिंग रहता है, तो वहाँ से 2 बजे करीबन आते हैं, फिर रिलैक्स होने का, खाना पीना, फिर रिलैक्स, फिर उसके बाद फिर शाम का स्नैक्स लेके फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर वो रात तक कंटिन्यू चलता है। हाँ, 7 o'clock को चालू हो जाता है क्लासेस, तो हमको 6 o'clock को जाना पड़ता है, तो हम चले जाते हैं। फिर हम वापस आते हैं 1:30 अराउंड आते हैं, वही लंच करके फिर थोड़ा देर आए रूम में, कपड़े वपड़े चेंज करके पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद नाश्ते के लिए, स्नैक्स के लिए शाम को उठते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली पढ़ाई करते हैं, तो रात को 11:30 बजे तक आराम से पढ़ के फिर सो जाते हैं। होमवर्क का प्रेशर होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि हमें डेली होमवर्क मिलते हैं, हर एक सब्जेक्ट के मिलते हैं, तो वो होमवर्क ना कंप्लीट होने के कारण, या फिर फैमिली प्रेशर होते हैं कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, ये सब प्रेशर्स होते हैं। मैंने तो अपने बड़ों या फिर अपने रिश्तेदारों से यही सुना है कि या तो आप यंग एज में स्ट्रगल कर लो, अदरवाइज यू विल स्ट्रगल इन योर 20s 30s। सो rather than suffering in your 20s 30s, you should get a stable life in 20s। तो अगर अभी आप 2 साल मेहनत कर लेते हो, whereas your school friends are partying, enjoying everywhere, which doesn't matter, to be honest right now it doesn't matter। तो अगर अभी आप यहाँ पे आके 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो that will be very beneficial for you। and अगर आपने अभी मेहनत कर ली तो you will be sorted for 5-6 years। तो इस वजह से शुरू में ही मेहनत कर लेनी चाहिए, और इस वजह से काफी सारे बच्चे शुरू में ही मेहनत कर लेते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो, उनके बैक टू माइंड में भी ये होता है कि बाद में जाके हमको इतना ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े।
कोटा अगर स्टूडेंट्स के अच्छे भविष्य के लिए मानव को मशीन बना देता है तो ये स्टूडेंट भी इस फैक्ट्री में खुद को झोंक देते हैं। इन स्टूडेंट्स की सुबह कितने टाइट शेड्यूल के साथ शुरू होती है ये देश अंदाजा भी नहीं लगा सकता, लेकिन देश के ये कर्णधार जानते हैं कि इनके 2 वर्ष के परिश्रम का महत्व क्या है। इन्हें एक अग्निपथ से गुजरना होता है और इस अग्निपथ पर चलना कितना मुश्किल होता है ये इन स्टूडेंट्स के कमरे की दीवारें बता देती हैं। इन स्टूडेंट्स के कमरे के हर कोने पर वो फॉर्मूले लिखे होते हैं जिन्हें उन्हें याद करना होता है, तो साथ में वो मंत्र भी लिखे होते हैं जो इनका भरोसा टूटने नहीं देते। कोटा में रह के हम बाहर जाने का, पार्टीज करने का, या जो दूसरे बच्चे हमारे स्कूल में रह के इतना ज्यादा पार्टीज एंड घूमते फिरते हैं वो यहाँ पे रह के नहीं किया जा सकता। फॉर द स्टूडेंट्स लाइक मी आर रियली सीरियस अबाउट देयर गोल्स, तो वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते बिकॉज बैकलॉग्स हो जाते हैं। बैकलॉग्स कभी कवर नहीं होते। जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आप कर सकते हो छुट्टियों में, लेकिन करंट के साथ जो डेली का पोर्शन चलता रहता है, डेली रूटीन ही इतना ज्यादा पैक्ड रहता है कि आप उसके साथ कंप्लीट नहीं कर सकते अपना बैकलॉग। यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है अकॉर्डिंग टू स्टडीज, और प्लेसेस को छोड़ के यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। यहाँ पे कंपटीशन हमें फील होता है कि जैसे अगर आप घर पे रह के पढ़ेंगे तो वहाँ रियली अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। वहाँ पे बहुत सारे डिस्टर्बेंस, जैसे वहाँ दोस्त बुला रहे कि हाँ चलो बाहर चलते, पर यहाँ पे सब अपने गोल्स पे फोकस्ड रहते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट काफी पढ़ाई वाला, और फिर यहाँ पे कंपटीशन भी ज्यादा है, और सामने वाले इंसान को देख के फिर अपने ऊपर लगता है कि हाँ इतना पढ़ रहा है एंड हमको भी पढ़ना चाहिए, हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लान बी कोटा में आए हुए बच्चों का नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द का नहीं होता है, बट आई थिंक कि होना चाहिए। आप उस समय वैसे नहीं, मतलब कि उस समय आप सोचो नहीं उस बारे में, 100% फोकस ऑन योर गोल, बट बैक इन योर माइंड आपके पास कुछ होना चाहिए कि अगर आपका ये नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। मोस्ट ऑफ द का नहीं होता है, जैसे मेरा भी नहीं है, बट राइट नाउ आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, बट आपको सोचना चाहिए एंड आई विल आल्सो थिंक अबाउट इट। सोने के लिए स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बच्चे के लिए मैं कहता हूँ भाई, बच्चे आते हैं तो मैंने कहा 7 से 8 घंटे तुम्हें सोना चाहिए। वो कहते नहीं, हमारे सर ने कहा 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं सोना। मैंने कहा सृष्टि सर ने नहीं बनाई है, सृष्टि तो ऊपर वाले ने बनाई है, उसने सिस्टम बनाया। तो आप नींद नहीं लेंगे तो आप मन में सेटिस्फाई हो जाएंगे कि मैंने खूब पढ़ लिया, लेकिन जो कंसंट्रेशन नहीं होगा तो आपका पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा। आप कम पढ़ के भी ज्यादा परफॉर्म कर सकेंगे यदि आप नींद पूरी लेंगे, और आप कई सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है, जो नींद बच्चे नहीं लेते, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है। हर संडे को होने वाले टेस्ट का प्रेशर, जिसके रिपोर्ट कार्ड बताते हैं कि ये किस पोजीशन पर है, इनकी नींद छीन लेते हैं। और ये स्टूडेंट्स इस अग्निपथ पर ये जानते हुए भी चलते हैं कि कोटा में सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है, लेकिन ये भी सच है कि देश में जितने बच्चों का सिलेक्शन होता है उनमें 8 से 10% बच्चे कोटा के होते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि संडे टू संडे होने वाले टेस्ट में जो बच्चे पिछड़ जाते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं, और ऐसे बच्चों को डिप्रेशन से बचाने के लिए ही एजुकेशन सेल तक बनाए गए, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 9530442778। हमारी 24/7 हेल्पलाइन काम करती है। अगर आप कॉल करेंगे तो 3 टेलीफोन नंबर्स हैं जिस पर कोई ना कोई आपको सुन रहा होता है, वो तुरंत ही रश करता है। कॉल के बाद हम सिर्फ टेलीफोन पे काउंसलिंग नहीं करते, हम रश करके उस बच्चे के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं, उस बच्चे से बात करते हैं, उसकी समस्या को समझते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं। प्राइमरी तो हम प्रिलिमिनरी काउंसलिंग कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं, हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को या साइकियाट्रिस्ट को रेफर करते हैं, उनको बुलाते हैं मौके पर, काउंसलर्स को बुलाते हैं, प्रोफेशनल काउंसलर्स को। हेलो बच्चों, मैं स्टूडेंट सेल से हूँ। कोटा के एजुकेशन सेल का दावा है कि उसने कई बच्चों को डिप्रेशन से बाहर निकाला। या तुम 100% के बच्चे उस जमाने के, तो आप बनोगे नहीं, कैसा बनोगे? और इन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझा है। कहीं ज्यादा बेहतर बनोगे, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन ज्यादा बेस्ट होती है। मतलब जॉइंट फैमिली से यहाँ आना एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, वो भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम रहता है बच्चों को। और प्लस अगर थोड़ी देर पढ़ाई ना करो तो यहाँ पे एक मेंटली एक रहता है कि नहीं हम बहुत टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक टाइप का प्रेशर रहता है। और भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे अब हमसे ज्यादा खर्चा हो जाता है सपोज, तो उस दिन भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमसे ज्यादा खर्चा हो रहा है, हम ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, और बाहर निकल जाए तो ऐसा लगता है कि हम अपना वो माइंड रिलैक्स होता है, लेकिन फिर बाद में जब वापस आ जाते हैं तो रूम में बैठने का मन नहीं करता, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। पापा फोन करते रहते हैं, वो बोलते हैं कि फोन तो कर दिया कर कभी कभी,
मैं कभी भूल जाऊं तो वो आगे होके फोन कर देते हैं, बोलते हैं कि तू पढ़ाई पे ध्यान दे, जो पैसे का होगा अपनी तरफ से जितना हो पाएगा उतना मैं करने की कोशिश करूंगा, नहीं होगा तो कैसे ना कैसे तो करेंगे, कहीं ना कहीं से तो होएगा ही सही। तू तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, काम धंधे को छोड़ दे, ये तो होता रहेगा, जिंदगी तो बहुत बड़ी है, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ऐसे बोलते रहते हैं घर वाले कि ऐसी कोई टेंशन की बात है नहीं, जिंदगी तो चलती रहेगी, ये तो जिंदगी के नियम ही ऐसे ही है। घर वाले बोलते हैं कि ध्यान रखा कर, तू डिप्रेशन में मत रहा कर, बहुत सुसाइड हो रहे हैं, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ उन चीजों का, कि मैं स्टोरी में मन पे लेता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोशल एक्टिविस्ट की नजरों से छूट जाते हैं, मेहुल की तरह फांसी का फंदा लगा लेते हैं। ऐसे बच्चों को बचाने के लिए कोटा में हर स्तर पर कोशिश जारी है। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के हॉस्टल में लगे उन सीलिंग फैंस की फिटिंग तक बदली जा रही है, जो बंद कमरे में बच्चों के सुसाइड करने का जरिया बनते हैं। कोटा में जब भी एक सुसाइड होता है तो हमारे लिए बहुत गहरा आघात होता है, वो पूरे कोटा वासियों के लिए और जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं। मेरा ये मानना है कि यदि इस छोटे से प्रयास से हमने किसी की भी एक चिराग को बचा लिया, हम ये नहीं कह सकते हम लोग उसमें 100% सक्सेस हो सकते हैं इस चीज के अंदर, लेकिन यदि किसी एक पेरेंट से बच्चों को हमने बचा लिया इस पंखे में डिवाइस लगा के, तो क्या दिक्कत है, बहुत छोटी सी कॉस्ट है इसकी। वो बच्चे के जो मदर फादर है वो हमें दुआई देके जाएंगे इस शहर के लिए, इस कोटा के लिए। वो हॉस्टल के कमरों में पंखों में हैंगिंग रॉड लगाए जा रहे हैं, जिस हैंगिंग रॉड में स्प्रिंग लगी होती है जो 40 किलो से ज्यादा वजन आते ही नीचे आ जाती है। इससे सुसाइड की कोशिश करने वालों की जान बच जाती है। कोटा में 4000 हॉस्टल हैं। औसतन हर हॉस्टल में 50 कमरे हैं, यानी करीब 2 लाख कमरे। इसके अलावा पूरे शहर में 50 से 60 हजार के करीब पीजी कमरे हैं। इन कमरों से आने वाली सुसाइड की खबरें इतनी परेशान करने वाली है कि यहाँ कोटा प्रशासन बाकायदा काउंसलिंग कर रहा है। मैं किसान हूँ बेटा, मैं डॉक्टर देखना चाहता हूँ। बच्चों को सुसाइड जैसे घातक कदम उठाने से रोकने की कोशिशें जारी है। बच्चे हमेशा IAS बन गए। हमने कमेटी बनाई है, उसमें हमने कोचिंग संस्थान के आसपास जितने भी हॉस्टल्स रहते हैं हमारे इस क्षेत्र के अंदर, हमने पूरा कोटा शहर को 5 जोन में बांटा है। इसके अंदर हर एक जोन से हमने लगभग 16 से 15 लोगों को लिया है इस कमेटी के अंदर, और 80 लोगों की हमने टीम बनाई है इसके अंदर। हमारा एक कार्यक्रम इस चीज में ये रहेगा कि हमारा भी प्रयास है कि संडे बच्चों को ऑफ मिलना चाहिए, फंडे के रूप में मिलना चाहिए बच्चों को। उस संडे को हम लोग 5 जो जोन हमारे, उन सब जोन्स के अंदर कोई ना कोई एक इवेंट हम लोग करेंगे बच्चों को साथ में लेकर उसके अंदर। और जब हम एक इवेंट उस साथ में बच्चों को लेकर करेंगे तो एक मुस्कुराहट जो बच्चों को रूप में मिलती है इवेंट्स करने के बाद। जैसे मेरा सोचना है कि हमारा जो अगला संडे जो आ रहा है हमारा, उसमें हम कोई एक लाइव बैंड, रॉक बैंड भी करके बच्चों के साथ में कार्यक्रम कर सकते हैं। ये वो कोटा है जहाँ उमंग भी और अकेलापन, जहाँ उत्साह भी है और तनाव भी। लेकिन यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको कुछ अलग ही एहसास होगा। कोचिंग हब से आगे चलते ही ऐसी खूबसूरती दिखेगी जिसका कोई भी दीवाना हो जाए। शहर के बीचों बीच कलकल बहती चंबल नदी और उसके किनारे पर बना रिवर फ्रंट मन मोह लेगा। लेकिन उसी कोटा में 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पर एक अदृश्य तलवार लटकती है, जिसे हर स्टूडेंट महसूस करता है। चीजें शेयर नहीं करेंगे तो फिर वो सॉर्ट आउट नहीं होंगी, तो वो अपने तक ही रह जाएगी। फिर उसी में हम लोग ओवर थिंक करते करते उसको बहुत ज्यादा बड़ा बना लेंगे। तो आई थिंक शेयर करना चाहिए। कोटा पर हमें गर्व है, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले या फिर यहाँ से पढ़कर निकले लाखों स्टूडेंट्स को एक दर्द है। दर्द ये कि कोटा की ये गलियां अगर उन्हें शिखर तक ना ले जा सके तो फिर शून्य पर ही लाकर क्यों पटक देती है। और इस मूल प्रश्न का उत्तर सिर्फ देश के पॉलिसी मेकर्स ही दे सकते हैं, जो देश के कर्णधारों में देश का भविष्य देखते हैं। लेकिन कोटा जैसी जगहों से जितने जीनियस को उज्जवल भविष्य का मौका देते हैं, उसके 10 गुना जीनियस बच्चों के टैलेंट को वेस्ट कर देते हैं। आखिर हम ये प्रश्न लेकर शिक्षाविद के पास पहुंचे। देखिए, नई शिक्षा नीति तो बनी है, 2020 में नई शिक्षा नीति बनी है, सारे देश में उसे बड़ी चर्चा हुई है। प्रश्न नीति का नहीं है। हमारे पास 1968 में शिक्षा नीति बनी थी, फिर 86 में बनी, फिर 92 में बनी और अब ये 2020 में बनी है। शिक्षा नीतियों में वे सभी तत्व शामिल होते हैं जो इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हम उन्हें ठीक से लागू नहीं कर पाते। ये समस्या पहले भी थी,
अब हमने कुछ समाधान निकाले हैं और आशा करनी चाहिए कि आगे ये समस्याओं का समाधान होगा। जैसे आपने कहा, बच्चे प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में बैठते हैं, जो 1 या 2 नंबर से असफल हो जाते हैं, वे जीवन भर उस असफलता को भूल नहीं पाते हैं, ये मैं मानता हूँ। और जो सफल हो जाते हैं वो भी कितने ही कठिन परिस्थिति है, अंग्रेजी में कहूँ तो टॉर्चर से गुजरते हैं, जब वे कोटा जाते हैं या अन्य संस्थाओं में 2-3 साल लगाते हैं। और कुल मिलाकर के जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़नी चाहिए, उनके अंदर संकल्पना शक्ति बढ़नी चाहिए, उनके पास विचारों की शक्ति बढ़नी चाहिए। साफ है, देश के पॉलिसी मेकर्स को कोटा ही नहीं, पूरे देश के कर्णधारों को एक रास्ता दिखाना होगा, जिन कर्णधारों के दम पर पूरा देश विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है, और ऐसा नहीं है कि वो 1 साल में हो जाएगा। मैं पिछले 55 वर्षों से शिक्षा में कार्य कर रहा हूं, और मैंने जो सीखा ये है कि इन सबका समाधान भारत के गांव के सरकारी स्कूलों के रास्ते से निकलता है। अगर देश के सरकारी स्कूलों को अच्छे ढंग से चला दिया जाए तो निश्चित रूप से बच्चों को बहुत फायदा होगा, और ये प्रतिस्पर्धात्मकता की ओर उनकी जो दौड़ है वो समाप्त होगी। क्योंकि उसमें बच्चों में अगर विचार आएंगे तो नवाचार आएंगे, सृजनात्मकता होगी तो इनोवेशन होंगे, कुछ नया करने का मन करेगा। उसके ऊपर अंकों का बंधन न हो तो वो नई नई इतनी चीजें पैदा कर देगा कि लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और यही उन देशों में हुआ है जहां पर लोग विकसित शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। हमें भी यही करनी चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि संख्याएं बहुत ज्यादा है, दुर्भाग्य से इस पर कोई बात नहीं करता है, बात करनी चाहिए। और इन संख्याओं की वजह से प्रतिस्पर्धा और उससे संबंधित परीक्षाएं बहुत ही कठिन स्थिति में पहुंच गई। उसका रास्ता यही है कि बच्चों को वो करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं। वहां जो तैयारी की जाती है वो किसी काम आने वाली नहीं होती है। वहां बच्चों को केवल ये बताया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी किसी छोटे प्रश्न का उत्तर कैसे निकाल सकते हैं। वो एक ड्रिल होती है, वो एक ड्रिल कराई जाती है, और उससे उनका वो नहीं बढ़ता है, जो मानसिक स्तर है वो नहीं बढ़ता है, सृजनात्मकता नहीं बढ़ती है, विचारों की शक्ति नहीं बढ़ती है। वे तो एक स्किल सीख लेते हैं। हमें ये समझना होगा कि जब भी कोई बच्चा अथक मेहनत के बाद भी नाकाम रहता है तो ये बच्चे की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का फेलियर होता है। सिर्फ एक बच्चा ही नहीं हारता बल्कि पूरा सिस्टम हार जाता है। 10-5 बच्चों को जैसे पास भी नहीं क्या होता, उन बच्चों को याद रखते हैं, लंबी कार्य लगती उसकी। मतलब कि तो मैं क्राइम कर रहा आप लोग कि आप जो है ऐसा हो गया जैसे IIT बन गया तो खुदा बन गया देश का। वो माहौल नहीं है। वो पेरेंट की भी गलती है और कोचिंग क्लास की शर्तों की गलती है। आप उनकी जमीन नाम भरवा करके आप उनको कोचिंग करवा रहे हो, बच्चा इसको जाता ही नहीं वहां पर। एक तरफ तो उसको 9वीं पास 10वीं पास करनी, उसका भार लगे, वो भी तो आपका वो जो एग्जाम होता है बोर्ड का होता है, तो 10वीं पास 11वीं पास 12वीं साथ में कोचिंग पड़ेगा, तो अपना पैसे बढ़ जाता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो कमियां हैं खामियां उसको आप दूर करें। सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी, आपको कह सकते कि आप ये सिस्टम जो बन गया है समय के साथ बन जाता है, एक बार गलती भी होती है, सुधारने का वक्त आ गया। भारत में शिक्षा पर खर्च GDP का महज 3% है, जबकि पहली शिक्षा नीति में ही शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने की सिफारिश की गई थी। ब्रिटेन, अमेरिका, नॉर्वे जैसे देशों में ये 8% से ज्यादा है। नीतियों की कमी से शिक्षा महंगी होती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, सीटें कम होती गई। एक ऐसा दुष्चक्र तैयार हुआ जिसमें कोटा के हर कमरे में बैठा स्टूडेंट पिस रहा है। सरकार को देश के लिए ब्रेन तैयार करने वाले ऐसे कोचिंग कैपिटल्स बढ़ाने होंगे और यहाँ तैयार होने वाले जीनियस ब्रेन के लिए अवसर मुहैया कराने होंगे। इन्हें देश की तरक्की में लगाना होगा ताकि देश की आने वाली पीढ़ियां तैयार हो, देश के विकास में पूरी रफ्तार हो। लेकिन हमें अपने बच्चों को इस बात की शिक्षा भी देनी होगी कि जिंदगी सिर्फ IIT या मेडिकल तक सीमित नहीं है, दुनिया इसके आगे भी है, खूबसूरत भी है। क्या कोटा में 1 या 2 साल की पढ़ाई आपकी जिंदगी या मौत का फैसला कर सकती है? जाहिर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि देश और दुनिया में ढेरों ऐसी मिसालें हैं जो करियर के पहले इम्तिहान में बुरी तरह फेल हुए, लेकिन जिंदगी के दूसरे सफर में पूरी दुनिया में काफी मशहूर। जाहिर है ऐसे में जरूरत संवाद की है,
खुद से और अपनों से, क्योंकि सवाल जिंदगी का है। न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में कोटा से आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।